Hello students, today's topic is receivable management. लास्ट वीडियो जो लेक्चर था वो कैश मैनेजमेंट पे था कि कैश क्या होता है, उसका मोटिव क्या है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, कैश बजट के बारे में, डिफरेंट फैक्टर जो कैश को इन्फ्लुएंस करते थे। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट की। रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी अपने गुड्स या सर्विस सोल्ड करती है तो हमेशा कैश पेमेंट नहीं होता है किसी चीज़ का, तो वो क्या करती है, क्रेडिट पे सेल करती है। जब क्रेडिट पे सेल करती है तो उस क्रेडिट को जो उधार दिया है उस उधार को वापस लेना है, यानी क्रेडिट सेल्स को फिर से क्रेडिट को लेना, ये आपका होता है रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स वो एसेट्स होते हैं जो फर्म जो है जो क्रेडिट सेल गुड्स या सर्विसेज के में क्रेडिट सेल देती है वो होते हैं रिसीवेबल। तो ये कंपनी के एक तरीके से एसेट्स होते हैं, और ये जो है बैलेंस शीट में जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स में तो वो एसेट साइड ही रिप्रेजेंट होंगे। अब जब उधार देते हैं तो उसमें कई तरीके की कॉस्ट भी इनकर होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। जैसे पहले आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या आएगा कि पहला है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरविजन कॉस्ट और दूसरा है कलेक्शन कॉस्ट। क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन और सुपरविजन कॉस्ट मतलब हुआ कि हमें जिनको क्रेडिट पे कंपनी या फर्म जिन कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है उनके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनका सुपरविज़न करेगी, तो उसमें जो भी खर्चा कंपनी का आता है वो कहलाती है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरविजन कॉस्ट। दूसरी होती कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट क्या होगी, जो वो सुधार को वापस लेने में जो भी कॉस्ट लगेगी, चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे वो रिमाइंडर हो या नोटिस भेज रहे हैं, तो ये जितने भी तरीके की कॉस्ट है ये आपकी कलेक्शन कॉस्ट आती है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल कॉस्ट। अब कैपिटल कॉस्ट क्या होता है कि फर्म को भाई किसी प्रोडक्ट जैसे फर्म किसी को क्रेडिट पे दे रहा है उसी तरह फर्म भी क्रेडिट पे लेता है कई बार रॉ मटेरियल वगैरह, तो उसको भी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो जो पेमेंट करना है फर्म को, जब तक उसका पैसा आ नहीं रहा है और वो पेमेंट भी कर रहा है तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो इसमें कहलाता है कैपिटल। तो कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, जो टाइम लैग वो पीरियड में जो भी जब तक उसका पैसा वापस नहीं आया है जो उसने कस्टमर को दिया है सब प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विस, लेकिन वो अपना पेमेंट वगैरह जो अपने सप्लायर है रॉ मटेरियल के उनको दे रहा है, तो ये कहलाता है कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्शन और सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता रहता है विद द एक्सपेंशन ऑफ सेल्स। अगर हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, जब क्रेडिट देते हैं तो सेल्स भी हमारी ज़्यादा होती है तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो कहलाती है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट होती है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। डेलिंक्वेंसी क्या होता है, डिले से ये वर्ड बना है, डेलिंक्वेंसी। जब कस्टमर डिले करता है पेमेंट में, ठीक, तो उस बीच जैसे अगर वो आज हमें टाइम वैल्यू माननी पड़ा है कि आज जो वैल्यू है वो ज़्यादा है बजाय अगर 10 दिन बाद हमें सेम वैल्यू पैसे के हम 1 साल बाद जो भी वैल्यू देखेंगे वो उससे आज की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जो डिले की वजह से जो ये वैल्यू में डिफरेंसेस आता है ये कहलाता है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। तो ये अराइज होती है ड्यू टू द पेमेंट डिले बाय द कस्टमर। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। डिफ़ॉल्ट कॉस्ट मतलब अगर पेमेंट दे ही ना कस्टमर, मतलब कस्टमर ने पेमेंट दिया ही नहीं, डिफ़ॉल्ट कर गया, उस केस में सारा पैसा डूब जाएगा, तो वो जो पैसा डूब गया वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग साइज़ ऑफ रिसीवेबल। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिसीवेबल के साइज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा है या कम है। तो पहला इसमें है स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट रिफर्स टू द एलिमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इन द सेल।
ठीक है। तो जो भी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी अगर सेल में है, लगातार सेल होती जा रही है, हम कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिसीवेबल भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिसीवेबल भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ सेल। अब किन टर्म्स पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं, ये भी हमारे रिसीवेबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्रेडिट क्या है, इट इज़ अ सोल ऑफ अ बिज़नेस, इससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी को भी हम क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं और क्योंकि जैसे हमारे पास आज तुरंत पैसा नहीं है अपने सप्लायर को देने के लिए, वैसे ही प्रोडक्ट या सर्विस जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पास उस वक्त पैसा नहीं है, वो आगे उसको सेल आउट कर रहा है या यूज़ कर रहा है, उसके बाद उसका पेमेंट करता है। तो अगर ऐसे लोगों को हम ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा सेल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नहीं कैश पे ही पेमेंट देना है, तो हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। अब कितने वॉल्यूम हम क्रेडिट सेल दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उस पर भी हमारी रिसीवेबल डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी क्या अडॉप्ट कर रहे हैं हम, लिबरल हैं, ठीक है, यानी लीनियंट हैं या फिर स्ट्रिक्ट हैं। अब लीनियंट हैं तो लीनियंट अगर हम ज़्यादा हैं तो कई बार क्या होता है डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है कि कस्टमर ने टाइमली नहीं पे किया, और हम लिबरल हैं क्या 1 महीने 2 महीने टाइम दिया हुआ है, उसने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या है रिसीवेबल बढ़ता चला जाता है, तो ये कहलाती है लीनियंट पॉलिसी। और स्ट्रिक्ट में कि हम स्ट्रिक्ट हो जाएं कि नहीं हम कैश पेमेंट ही लेंगे, हम आपको उधार या क्रेडिट पे नहीं सप्लाई करेंगे। फिर है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आप अगर हमें पहले टाइम के पहले पैसा हमारा वापस कर रहे हैं तो हम आपको कुछ कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को कि वो टाइम लैप्स होने के पहले ही जो है पेमेंट कर दें। नेक्स्ट है कलेक्शन पॉलिसी। अब कलेक्शन पॉलिसी कैसी है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, वो भी इन्फ्लुएंस करेगी आपके रिसीवेबल को लेके, कि कंपनी कह रही है हाँ ठीक है टाइमली वो फॉलोअप कर रही है जिसको उसने क्रेडिट पे दिया हुआ है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन कलेक्टेड। अब जो भी कलेक्शन है मतलब जब पेमेंट हो रहा है, ठीक है, टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी चीज़ टाइमली हो रहा है कि कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है या डिले कर रहा है, तो इन रीज़न्स, इन फैक्टर्स की रीज़न की वजह से भी हमारी रिसीवेबल अफेक्ट कर। अब नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। तो इसमें पहला है आपका एलोकेशन और अथॉरिटी। ठीक है यानी क्रेडिट मैनेजमेंट जो भी हो रहा है, पॉलिसी बन रही है, कलेक्शन पॉलिसी क्या है, ठीक है, कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह से पूरा फॉलोअप करना है, किसको देना है कि नहीं देना है, ये पूरा आपका डिपेंड होता है जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है जो ये पॉलिसी वगैरह डिसाइड करता है। सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर क्रेडिट टर्म, यानी जो भी क्रेडिट टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई हैं क्रेडिट देने के पहले, वो एक प्रॉपर हो, बहुत ही स्पष्ट रूप से हर चीज़ बताई गई हो, लिखी रिटर्न में हो, कि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन। जिसको भी क्रेडिट दे रहे हैं उसका पहले से ही हम क्रेडिट इन्वेस्टिगेट उसके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर लें कि वो देने लायक है क्रेडिट या नहीं है। फिर है साउंड कलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी जो हमारी कलेक्शन पॉलिसी हैं, जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं वापस उधार जो दिया उसको वापस लेने का, वो इस अच्छे ढंग से चलता रहे। ठीक है, हमें कब नोटिस देनी है, कब रिमाइंडर कॉल भेजनी है, ये सब चीज़ें आपकी आती साउंड कलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। अब इस रिसीवेबल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला है टू अटेन नॉट मैक्सिमम पॉसिबल बट ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स, यानी यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सेल करें, लेकिन एक ऑप्टिमम सेल करें, मतलब जितना प्रोडक्ट हमारे पास है एटलीस्ट उतना हमारा सेल होता रहे। ठीक है, वो ऐसा ना हो कि वेयर हाउस में ही पड़ा रहे। ठीक है। सेकेंड है
टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड मेंटेन इट ऑन अ मिनिमम पॉसिबल लेवल। यानी जो भी डिफरेंट कॉस्ट अभी हमने पीछे बात की है उसको मिनिमम लेवल पे मेंटेन रखना, बहुत ज़्यादा ना हो, मिनिमम से मिनिमम रहे। नेक्स्ट है टू कीप इन्वेस्टमेंट एट एन ऑप्टिमम लेवल इन द फॉर्म और ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट को भी रखे रहना होगा इन द रिसीवेबल के फॉर्म में, क्योंकि जो हम दे रहे हैं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है हमारा, क्योंकि वो भी पैसा हमने कहीं पे लगा हुआ है। अब वो मिलेगा हमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जितने टाइम पीरियड के बाद। फिर टू प्लान एंड मेंटेन अ शॉर्टेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब ऐसे प्लान और मेंटेन करना कि जो कलेक्शन पीरियड है वो कम से कम है, हमें जितना जल्द से जल्द पेमेंट हमें वापस मिलता रहे। तो ये है हमारे रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, जिसमें पहला है क्रेडिट टर्म्स, दूसरा है क्रेडिट स्टैंडर्ड, तीसरा है कलेक्शन पीरियड। तो क्रेडिट टर्म, सबसे पहले क्रेडिट टर्म क्या होंगे? वो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी पेमेंट के लिए, मतलब जब हमने प्रोडक्ट या सर्विस सेल किया है, ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि आपको इतने से इतने में टाइम पीरियड में आपको देना होगा, पैसा वापस करना होगा, या और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रहती हैं, जैसे अपने बिल वगैरह जब देते हैं उसमें देखिए लिखी रहती है टर्म्स एंड कंडीशन ढेर सारी, वही होती हैं यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल्स, जिसमें आपका क्रेडिट पीरियड है कि कितने पीरियड के लिए हमने क्रेडिट दिया है, ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, ये चीज़ें इसमें रहती हैं। जैसे लिखा होता है नेट 30। अब नेट 30 मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर आपको रिपे करना ही करना है, ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट, अगर मान लीजिए कोई कैश डिस्काउंट दिया गया है कि आप अगर उसके पहले से कर रहे हैं तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है, फॉर इंस्टांस अ क्रेडिट टर्म में बी गिवन एज 1/10 नेट 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रेडिटर जो है 10वें दिन, 1/10 है, मतलब 10 दिन में के अंदर ही अगर पेमेंट कर दे रहा है वापस, तो उसको 1% का हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी 30 दिन के अंदर तो उसको करना ही करना। जो नेट 30 है, जो हमने यहाँ पहले बात की थी, नेट 30 मतलब जो आपका क्रेडिट पीरियड है, तो यहाँ क्रेडिट पीरियड तो नेट 30 है ही है, लेकिन अगर वो 10 दिन के अंदर कर रहा है तो उसको हम 1% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक। अब आता है हमारा क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया जो मान के चलते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड भी है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया जो फर्म अडॉप्ट करती है अपने कस्टमर्स, जिनको भी उसे क्रेडिट एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। अब इसका बेसिस क्या होता है? एक होता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग कैसी है कस्टमर की, उसके बैंक के साथ कैसे मतलब रिलेशन है, बैंक का पैसा ऐसा दे रहा है, उसका मार्केट में भी सही है कि नहीं है। फिर क्रेडिट रेफरेंस, यानी और लोगों से भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं जिनसे वो और किसी और से जो क्रेडिट लेता है। एवरेज पेमेंट पीरियड वो कितना है, मतलब टाइमली दे रहा है कि नहीं देता है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम क्रेडिट स्टैंडर्ड में जज करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसी हमने बात की थी, 2 तरीके की होती है, एक लिबरल और दूसरी स्ट्रिक्ट। लिबरल मतलब हम क्रेडिट एक्सपैंड कर देते हैं लोगों को, लेकिन इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बैड डेप्थ भी हो जाते हैं, कि अगर डिले ज़्यादा कर दिया या डिफ़ॉल्ट कर गया। दूसरी होती है स्ट्रिक्ट क्रेडिट। स्ट्रिक्ट क्रेडिट मतलब ये होता है कि कंपनी डिसाइड करती है हम सिर्फ उनको देंगे क्रेडिट जिनके जो कस्टमर साउंड है, बाकियों को हम नहीं देंगे। तो इसका नुकसान ये होता है कि फिर हमारी सेल्स कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे कम ही ये जज कर पाना कि कौन साउंड है, कस्टमर नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। और हम कैश पे ज़्यादा है कि नहीं, जो जितनी जल्दी कैश दे देंगे हम खाली उसको ही सेल करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि बीच का रास्ता निकालें। तो हमेशा ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ना बहुत ज़्यादा लीनियंट हो, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कलेक्शन पॉलिसी। कलेक्शन पॉलिसी ऐसी है, कलेक्शन पॉलिसी क्या होता है, वो पूरा जो प्रोसीजर जो फर्म अडॉप्ट करता है अपने डेट्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि एक्सपायरी के पहले ही, जब भी एक्सपायरी टाइम है कि 30 दिन का टाइम है, 60 दिन का टाइम है, उसके पहले ही पहले उसके पास सारा उसका क्रेडिट आ जाए, ये होता है कलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। मीन्स इट इज़ अ प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय फर्म फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की। तो कोई भी फर्म है जो सेल कर रही है, क्रेडिट दे रही है, वो बहुत ही प्रिकॉशनरी एफर्ट करते हुए चलती है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि रिसीवेबल मतलब फ़ेल हो जाता है, मतलब पेमेंट टाइम में नहीं आ रहा है। तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं कि जैसे जो ड्यू डेट थी, कब पेमेंट करना है, वो अगर डेटर्स के माइंड से स्लिप हो गई, ठीक है, भूल गया, ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो चाहता ही नहीं है देना, ठीक, जिसकी वजह से भी पेमेंट नहीं आ रहा है। और तीसरा हो सकता है कोई फाइनेंशियल पोजीशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से भी ये फेल्योर हो जाते हैं पेमेंट के। अब है टाइप्स ऑफ कलेक्शन एफर्ट। कौन कौन से कलेक्शन एफर्ट हैं जिनसे हम रिसीवेबल टाइमली ले लें, मैनेज कर लें, ठीक। तो सबसे पहले जैसे अगर नहीं आया तो एक पोलाइट लेटर ऑफ रिमाइंडर भेजेंगे, ठीक है। शुरुआत से ही नहीं लड़ाई झगड़ा या केस कर देंगे, सबसे पहले हम पोलाइट रिमाइंडर भेजेंगे कि आपके ये पैसा है जो पड़ा है, ड्यू डेट निकल रही है, तो इसको दे दीजिए। नहीं होगा तो सेकेंड हम उसको टेलीफोनिक, थोड़ा सा और पर्सनल होंगे तो टेलीग्राम या टेलीग्राम तो पहले टाइम पे चलता था, अब टेलीफोन या मोबाइल से फ़ोन बात करके करेंगे। जब इतना नहीं होगा तो फिर हमें और फिर पर्सनलाइज होना पड़ेगा, फिर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा कि अगर कोई अनपेड है, दे ही नहीं रहा है, डिफ़ॉल्ट की कोशिश कर रहा है, तब फिर हमें लीगल एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत हम क्या करेंगे, बहुत ही सौम्य तरीके से, पोलाइट वे से रिमाइंडर देंगे, फिर थोड़ा पर्सनल होंगे, कॉल करेंगे, हाँ भाई साहब आपका पैसा है, दे दीजिए, टाइमली वापस कर दीजिए। जब नहीं होगा तब फिर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ओवर ड्यू होगा उतना ज़्यादा पर्सनल और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा था टाइप्स ऑफ कलेक्शन एफर्ट। अब डिग्री ऑफ कलेक्शन एफर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही है, एक स्ट्रिक्ट, दूसरी लीनियंट, ठीक है। स्ट्रिक्ट है कि हम ड्यू डेट के पहले ही जो है पेमेंट आता जा रहा है, ठीक। और लीनियंट है कि जो ड्यू डेट है उसी में आ रहा है पेमेंट। कभी कभी जो है लीगल एक्शन तक की नौबत आ जा रही है लीनियंसी की वजह से। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ कलेक्शन एफर्ट, कि स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है। अब इसका हमारा एक टॉपिक रास्ते में बचता है क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब किस तरह से हम क्रेडिट को कंट्रोल करें, मतलब रिसीवेबल को मैनेज करें कि डिफ़ॉल्ट का केस भी ना हो और हमें पेमेंट टाइमली और मिलता रहे, ठीक। जैसे हमने कैश मैनेजमेंट में पढ़ा था कि किस तरह से हम कैश को स्पीडली हम अपने पास मतलब कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक, कि लॉक बॉक्स सिस्टम था, पोस्ट ऑफिस में लगा दिया, या इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट का एक मीडियम था। ऐसे यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल में, तो फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या है कि सबसे पहले इसमें चेकिंग कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस। जब भी हम क्रेडिट दें तो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर लें कि वो उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, बैंक वगैरह में उसका अकाउंट कितना बैलेंस वगैरह है, सही है कि नहीं है, जिनसे वो क्रेडिट देता रहा है उनको टाइमली दे वापस करता रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। उसकी क्रेडिट रेटिंग है ना, उसका थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस का चेक करना, ये चीज़ें हम कंपनी करती है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट इन्वॉइसिंग एंड फॉलोअप। जैसे ही गुड्स या सर्विस जो है सेल आउट हुई, तुरंत इन्वॉइसिंग हो जाए उसकी और उसका फॉलोअप टाइमली होता रहे इमीडिएटली और कॉन्टीन्यूअस वे में। ऐसा ना हो कि हमने दे दिया फिर भूल गए, ठीक, क्योंकि बीच में रिमाइंडर भी कि हाँ आपका इतने दिन बचा है जिसमें आपको वापस पेमेंट करना है। फिर है क्रेडिट इंश्योरेंस करना कि वो डिफ़ॉल्ट ना कर सके, ठीक है। कुछ कोलेट्रल वगैरह भी लग सकते हैं।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो मेंटेन रहें, बनते रहें, तो उससे पता रहेगा कि कौन कौन से हमारे क्रेडिटर हैं, किनको किनको हमने क्रेडिट दिया है, जैसे किनको किनको हम पेमेंट करना है। ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, इससे भी हमें एक फॉलोअप लेने में और एक डेटा मेंटेन करने में ईज़िली आसानी रहेगी। और लास्ट है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक वे में। जैसे आजकल कई खाता बुक और कई ऐप आते हैं जिसमें हम नाम डाल दें, अगर किसी को उधार दिया है तो उसको मैसेज जाते रहते हैं। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट भी मंगा सकते हैं कि आप पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये डिफरेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल के। अब आपका आता है कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। तो कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल लार्जली डिपेंड करता है कि कितना अच्छी तरीके से क्रेडिट कंट्रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ठीक है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन फुल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द राइट कस्टमर फॉर द राइट अमाउंट ऑफ क्रेडिट ग्रांट। वही चीज़ है कि जिसको क्रेडिट देना है उसके बारे में फुल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सही से होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो डिग्री ऑफ सेफ्टी बनी रहेगी, जिसके हम पैसा दे रहे हैं हमें वापस मिलेगा। ठीक है, और हमेशा ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा कि हमारा पैसा कहीं इधर उधर गलत जगह हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हमें टाइमली मिल जाएगा। तो ये आपका था रिसीवेबल मैनेजमेंट का टॉपिक। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो जैसे प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज जब सेल करते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, तो जो पेमेंट लेना होता है, मतलब उधार जो देते हैं, उधार पे माल देते हैं और वो उधार हमें वापस लेना होता है, वो रिसीवेबल होता है। उसको कैसे मैनेज करेंगे, इस रिसीवेबल की वजह से, यानी जब क्रेडिट पे सामान देते हैं तो कई तरीके की कॉस्ट आती हैं, जैसे कैपिटल कॉस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, डिले की वजह से डेलिंक्वेंसी कॉस्ट होती है, डिफ़ॉल्ट अगर कोई कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट कॉस्ट होगी। ठीक, फिर डिफरेंट फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स रिसीवेबल मैनेजमेंट के क्या क्या होते हैं, और आपका क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर डिफरेंट जो क्रेडिट स्टैंडर्ड हैं, एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, और क्रेडिट टर्म्स, जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं जिनके बेस पे क्रेडिट दिया जाता है। कलेक्शन पॉलिसी क्या अडॉप्ट करेंगे, लीनियंट अडॉप्ट करेंगे कि स्ट्रिक्ट अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट देंगे, अगर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, कि हम अगर टाइम के पहले हम दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है हमें, तो उसको हम किस तरह से दिखते हैं, टाइम के बाद अगर है तो कैसे दिखेंगे, ये चीज़ें हैं। कि क्रेडिट टर्म्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टर्म्स है। क्रेडिट पीरियड है, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नेट, जैसे फॉर एग्जांपल नेट 30। ठीक, अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1/10 नेट 30, यानी अगर 10 दिन में आप क्रेडिट वापस मिल रहा है तो 1% डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं तो नेट 30 दिन के अंदर अंदर तो पे करना ही करना है। तो ये आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड हो गया। फिर ये आपका डिफरेंट ये रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसका पूरा टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको इसमें लगता है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो थैंक यू ऑल।